मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स काफी कर लिए थे। प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन और भी काफी सारे किए थे। आज आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। देखो पहला सॉरी, परचेज। अभी परचेज क्या है? गुड्स परचेज करके लाना और अपने शॉप पे रखना। इंटेंशन क्या रहेगा यहाँ पे? रीसेल करना। ये नहीं कि गुड्स परचेज किया और पर्सनल यूज के लिए ले लिया, नहीं। यहाँ पे गुड्स परचेज किया, शॉप पे रखे आप, और उसको फर्दर आपको रीसेल करना है, तो वो क्या हो गया? परचेज। मैंने आपको जेठालाल का एग्जाम्पल दिया था, गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक का। उसने क्या किया था? सोहन से, वो सप्लायर था, गुड्स परचेज किया उनसे। आगे जाकर के उसने जो मार्केट शॉप पे जो रखा गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक, फिर उसे क्या करता? रीसेल करता था। देखा था, मोहन को टीवी सेल किया, परचेज किया सप्लायर से, फिर कस्टमर को बेचा। वो क्या हो गया? परचेज। परचेज मीन्स बाइंग गुड्स with the intention to resell it further is called purchase। तो यहाँ पे परचेज का मतलब क्या है? बाय ऑफ गुड्स, खरीदना, विथ इंटेंशन, इंटेंशन होना चाहिए, रीसेल इट्स फर्दर इज कॉल्ड परचेज। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स हो सकता है कि जेठालाल जो गुड्स परचेज किया उसके पर्पज से ना हो, या क्वालिटी में जो क्वालिटी का वो गुड्स चाहते था उस क्वालिटी का ना हो, ये भी तो हो सकता है। या डिफेक्टिव माल हो, पसंद नहीं आए, तो वो सप्लायर को रिटर्न भी तो कर सकते हैं गुड्स। तो देखो, परचेज रिटर्न, द गुड्स परचेज व्हेन रिटर्न बैक टू सप्लायर ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया डिफेक्टिव निकल जाए, या क्वालिटी जो है पुअर हो सकता है, इंफीरियर क्वालिटी का हो सकता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड। मैंने आपको वहीं पे बताया था कि जब वो रिटर्न करता है परचेज रिटर्न, तो उसे रिटर्न आउटवार्ड्स भी कहते हैं। ये समझ में आगे बच्चे आपको? आगे देखते हैं। सेल। सेल मतलब जेठालाल मोहन को गुड्स बेच रहा था इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसका वो काम है गुड्स को बाय करना, ठीक है, उसके बाद कस्टमर को बेचना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये क्या हो गया? सेल। देखो, सेलिंग ऑफ गुड्स टू द कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इट्स कॉल्ड सेल। सेल रिटर्न भी तो हो सकता है कि कस्टमर को गुड्स पसंद ना आए, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि इंफीरियर क्वालिटी हो, या ये हो सकता है कि वो उसके पर्पस से ना हो, उसके जो उस पर्पस से वो लिया था उस पर्पस का ना हो, तो रिटर्न कर सकता है ना। देखो, सेल रिटर्न व्हेन गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बैक बाय द कस्टमर इज कॉल्ड सेल रिटर्न। और इसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न्स इनवार्ड, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आपके पास आ रहा है, और परचेज में क्या होता था? परचेज रिटर्न में गुड्स हम भेज रहे थे, तो रिटर्न आउटवार्ड। और से जब सेल रिटर्न आ रहा था तो अपने पास में गुड्स आ रहा था, तो यहाँ पे रिटर्न इनवार्ड कर रहे थे। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। तो आगे हम टर्म करें, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ओके। तो अब देखते हैं गुड्स। ये गुड्स क्या होता है मैम? जेठालाल जो सप्लायर से परचेज कर रहा था, बाई कर रहा था और बेच रहा था आइटम को, सप्लायर से बाई कर रहा था, परचेज कर रहा था और कस्टमर को बेच रहा था वो आइटम, उसे हम गुड्स कहते हैं। याद है जब मैंने आपको बताया था ये आइटम्स है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, बताया क्या आपको? तो जो आइटम को परचेज करना और बेचना उसको हम गुड्स कहते हैं। देखो, द बाइंग और सेलिंग ऑफ आइटम इन विच बिजनेस डील्स इन दोस आइटम कॉल्ड गुड्स। तो जेठालाल क्या कर रहा था? बिजनेस में तो डील कर रहा था, परचेज कर रहा था आइटम्स को, फिर कस्टमर को बेच रहा था, सेल कर रहा था।
तो वो क्या हो गया, वो बिजनेस में तो कर रहा था, बिजनेस ही तो उसको डील कर रहा, बिजनेस में तो डील कर रहा था, वो आइटम क्या हो गया, गुड्स। तो समझ में आ गया आपको आइटम बच्चे, द बाइंग और सेलिंग ऑफ आइटम इन विच बिजनेस डील्स इन दोज आइटम कॉल्ड गुड्स। अब स्टॉक क्या होता है, मैं मान लो जो मैंने बताया था, जेठालाल ने सप्लायर से गुड्स परचेज किया। गुड्स में क्या क्या देता है उनके पास, टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, वो रेफ्रिजरेटर, क्या गलती कर दी यार, कट कर दी। तो वहां पे क्या, जेठालाल क्या क्या गुड्स परचेज करता था, टीवी, मोबाइल फोन, ये वॉशिंग मशीन, ये सारे तो आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था, करता, और अपने बिजनेस में रखने के बाद सेल करता। तो क्या जरूरी है अकाउंटिंग पीरियड में वो पूरा सेल आउट करते कस्टमर को, कुछ गुड्स तो उसके गोडाउन में भी तो बच जाता होगा, उसे तो हम स्टॉक कहते हैं। देखो स्टॉक, द गुड्स दैट remain unsold at the end of the year are called stock। ये वाला टर्म समझ में आगे बच्चे आपको, आगे स्टॉक में भी टू टाइप्स, स्टॉक ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो आपको समझाती हूँ, ये है 1 अप्रैल, ये है 1 अप्रैल, और एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कब आता है, 31 मार्च। तो मैंने आपको बताया था कि इसे ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर बोल दो, बात बराबर है। जो यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे जो गुड्स है बचे हुए, इसे तो हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ वेरी बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपनी गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग होगा ही, ओपनिंग तो होगा, साथ में और भी कुछ तो परचेज किया होगा सप्लायर से, एंड ऑफ ईयर आ गया यहां तक। इसके बाद क्या हो जाता है, बुक्स क्लोज हो जाते हैं, फिर से नया फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद तो नया फिर से फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है। यहाँ पे जो गुड्स बच गया अनसोल्ड, अभी तक बेचा नहीं हमने, अनसोल्ड, बट यहाँ पे अनसोल्ड रह गया, तो यहाँ के जो गुड्स बच जाते हैं उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक रिमेन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब ये बात बताओ बच्चे, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये कह रही हूँ यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो नेक्स्ट ईयर ही, अब यहाँ से मान लो 31 मार्च खत्म हो गया, यहाँ पे से 1 अप्रैल दोबारा अकाउंटिंग पीरियड या कहते फाइनेंशियल ईयर चलने लगा, तो यही गुड्स क्या ये ओपनिंग स्टॉक नहीं हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए, सही है ना। तो ये हो गया अपनी स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स। तो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म देखते बच्चे, इन्वेंट्री। मैम इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल दैट अ बिजनेस कीप्स फॉर रीसेल, या तो रीसेल के पर्पज से रख रखा है या फॉर यूज इन प्रोडक्शन। मतलब स्टॉक का तो मतलब आपने बता दिया मैं, तो ये क्या है, इन्वेंट्री मीन द स्टॉक। अभी मैं आपको स्टॉक और इन्वेंट्री का डिफरेंट बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंट क्या है। ओके, तो अभी इसका आप टेंशन मत करो, अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक, जो स्टॉक रख रखा है, गुड्स ऑफ स्टॉक, एंड ऑफ ईयर में जो रखते हैं, रिमेनिंग जो बच जाता है अनसोल्ड, इसे स्टॉक कहते हैं। एंड मटेरियल, मटेरियल मतलब आप बताओ बच्चे, जैसे कि क्लॉथ बनाने के लिए पहले कॉटन की जरूरत होती है, तो ये कॉटन क्या है, मटेरियल है। फर्नीचर को बनाने के लिए पहले वुड की जरूरत है, मतलब लकड़ी, तभी तो वो फर्नीचर बनेगा, तो ये क्या है, एक मटेरियल। तो मटेरियल दैट अ बिजनेस कीप्स फॉर रीसेल, या तो वो मटेरियल बेचने की पर्पज से रख रखा है, रीसेल के लिए रख रखा है, और फॉर यूज इन प्रोडक्शन, या तो हो सकता है जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या होते हैं, पहले मटेरियल को परचेज करते हैं फिर उसको प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन के पर्पज से भी तो वो रख सकते हैं ना, तो उसका मतलब इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री मीन द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल that the business keep for resale or for
देखो अब इन्वेंट्री इट इज द करंट एसेट्स। आपको याद है मैंने जब करंट एसेट करवाया था तो उसमें एग्जांपल दिया था, मैंने स्टॉक का दिया था क्या? ये जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री स्टॉक, ये सारे करंट एसेट्स का पार्ट है, उसका ही आइटम है सारे। तो करंट एसेट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कि कन्वर्टेड हो सकता है कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब यूजुअली विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कर सकते हैं। और मैंने आपको करंट एसेट का मतलब ही समझा दिया था। नेक्स्ट, कितने टाइप्स के एसेट होते हैं? 4 टाइप्स के इन्वेंट्री होते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल। अभी मैंने आपको बताया था ना मटेरियल का मतलब, ये कि बेसिक मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स, ये बेसिक मटेरियल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्लॉथ को बनाने के लिए पहले कॉटन होगा तभी तो क्लॉथ होगा, तो ये बेसिक मटेरियल। फर्नीचर को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए वुड की जरूरत है, अगर लकड़ी की जरूरत है। अगर लकड़ी ही नहीं आएगा, वुड ही नहीं होगा, तो फर्नीचर कैसे बनेगा? तो ये क्या बेसिक मटेरियल है। क्लॉथ बनने के लिए सबसे पहले कॉटन की जरूरत है, ये क्या है? बेसिक बेसिक मटेरियल है। तो ये आपको समझ में आया टर्म इन्वेंट्री क्या है, उसके 4 टाइप्स से रॉ मटेरियल। आगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ गए, तो आगे चलो। तो पहला तो हो गया रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप देखते बच्चे। दूसरा देख ली 4 टाइप्स था, उसमें रॉ मटेरियल देखा। अच्छा, उसमें ना बच्चे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लिख लेना तो ज्यादा बेटर होगा। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, WIP, ये क्या होता है मैम? अब मान लो लकड़ी लिया है फर्नीचर बनाने के लिए, जो लकड़ी लाए वो हो गया रॉ मटेरियल, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। एक स्टेप था, पहले हमने खरीदा, अब लकड़ी को कटाई पिटाई करके एक चेयर बना रहे या फर्नीचर बना रहे। फर्नीचर पूरा कंप्लीट है, कुछ चीजें उसमें अभी भी फिनिशिंग बाकी है, और एंड ऑफ 31 मार्च आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? बुक क्लोज करना पड़ रहा है। आगे जो होगा वो जो है वो बिगनिंग ऑफ ईयर हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया चालू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च में क्या हो गया उसका? फिनिश्ड। यहाँ पे पूरा फिनिश नहीं हो पाया, उसकी कुछ फिनिशिंग सब बाकी रह गया, मतलब WIP, वर्क इन प्रोसेस में ही चल रहा है अभी। तो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, गुड्स दैट आर पार्शियल कंप्लीटेड, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, आधा ही कंप्लीट हुआ, और एंड में क्या हो गया? एंड ऑफ ईयर आ गया, अकाउंटिंग ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, बीच में हमको काम क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ेगा। तो ये हो गया गुड्स दैट आर पार्शियली कंप्लीटेड स्टिल अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस, अभी भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है, अभी पूरा फिनिशिंग उसका काम नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ। तो ये हो गया WIP, वर्क इन प्रोसेस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, अब गुड्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरा जो हम फर्नीचर बना रहे थे उसका फिनिशिंग जो भी कुछ बाकी था वो सारे के सारे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च है, जो गुड्स कंप्लीट हो गए और क्या है? कंप्लीट हो गए और वो सेल के लिए मतलब सेल के लिए तैयार है, कस्टमर को बेचने के लिए तैयार है। देखो, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फुल्ली कंप्लीटेड गुड्स रेडी, तैयार हो गया, रेडी फॉर सेल टू कस्टमर, कस्टमर को बेचने के लिए अब तैयार है। तो 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, बताते बच्चे, रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके भी तो कुछ एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्या उसमें से कुछ लकड़ियां हैं वो भी तो बच सकता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर कुछ गुड्स अभी प्रोसेस में चल रहा है, WIP में पूरा फिनिशिंग काम नहीं हुआ, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ WIP। अब कुछ गुड्स हो सकते हैं कि कंप्लीट हो गए हो, जो कि रेडी फॉर सेल के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए तैयार है, तो वो क्या हो गया? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये समझ में आ गया आपको? अब इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया? WIP, फिर फिनिश गुड्स हो गया, अब बेचने के लिए तैयार है, उन्होंने हो सकता है होलसेलर को दिया हो, रिटेलर को दिया हो, उन्होंने क्या परचेज किया। ये गुड्स बनाते नहीं है, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर सिर्फ
परचेज करके रिटेलर लाए अपने पास में ड्यूरिंग द ईयर। बाकी जो गुड्स बेचा वो बेच दिए। रिमेन एंड फाइनेंशियल ईयर, ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बच गया कुछ गुड्स, ट्रेड के पर्पज से लाए वो बच गया, तो वो क्या हो गया, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अभी क्या है, बेचने के लिए कुछ गुड्स बच गए, रिमेन। देखो, द फिनिश गुड्स ट्रेडेड विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ ट्रेड समझ गए, जो ट्रेड के पर्पज से हम गुड्स लाए थे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसमें से कुछ गुड्स तो हम कस्टमर को बेच दिए, रिमेन जो गुड्स बच गया उसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। आपको ये क्या बच्चे समझ में आ गए टर्म? इन्वेंट्री बता दिए, उसके 4 टाइप्स होते हैं, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP वर्किंग प्रोसेस, W फिर लिख रखा है, और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपको ये टर्म समझ में आ गए? क्या हम नेक्स्ट टर्म पे जा सकते हैं? चलो नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट टर्म देखते बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे तो मैंने आपको समझाया था, जेठालाल जो मोहन को उसने क्या करा, टीवी सेल किया था ना, हो सकता था कि कैश पे भी कर सकता था और क्रेडिट पे, और जो क्रेडिट पे किया था उसे, तो जेठालाल के लिए वो मोहन क्या हो गया, डेटर हो गया। समझाया था आपको। साथ में डेटर को क्रेडिट पे गुड्स तो बेच ही दिया, अगर वही क्रेडिटर्स एक बिल बना के दे दे, आई विल हैव पे अमाउंट टू जेठालाल या गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक ऑन और आफ्टर 3 मंथ, तो ये बिल क्या हो गया, इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और उसपे डेटर मतलब मोहन ने उस पर साइन कर दिया, वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करना वो हो गया डेटर, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करना प्लस एक बिल पे सिग्नेचर कर देना, बिल बना करके सिग्नेचर करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर देना, वो हो जाता है बिल्स रिसीवेबल। देखो, ट्रेड रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? ट्रेड रिसीवेबल क्या है, सेल किया हमने क्रेडिट पे, जो कि अमाउंट अपने वो रिसीवेबल है, अभी रिसीव नहीं किया हमने, रिसीवेबल्स है, या सर्विस हमने रेंडर कर तो दिया, सर्विस हमने दे दिया बट अभी पैसा नहीं मिला, रिसीवेबल है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो आगे, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड करता है बोथ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। मैंने आपको बताया डेटर्स क्या है, द पर्सन टू हुम वी हैव शोन गुड्स ऑन क्रेडिट, सिर्फ क्रेडिट पे बेचना, उसे क्या कहते हैं, डेटर। जो हफ्ते भर, महीने, 15-20 दिन में क्या कर देगा, अमाउंट पे कर देगा, तो उसे डेटर कहते हैं। अब मान लो बिल्स रिसीवेबल, द पर्सन टू हुम वी हैव शोन गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेच रहे हैं, एंड प्लस साथ में गोट इट साइन, वो साइन भी कर रहा है, बाय डैम ऑन द बिल के ऊपर साइन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो जो बिल बना, याद है वो मोहन ने बिल बनाया था, उस पर साइन किया था, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उस बिल को। तो देख लिए, गुड्स भी क्रेडिट पे बेचा, साथ में जो मोहन था, वो पर्सन था, वो साइन करके दे रहा था कि नहीं दे रहा था जेठालाल को, तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो समझ गए ट्रेड रिसीवेबल मतलब भी समझ गया बच्चे आपको। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड करता है डेटर्स एंड बिल्स पेबल। आई होप आपको ये अच्छे से टर्म समझ में आ गए होंगे। आ गए तो आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट टर्म करें। अब देखते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मीन्स ट्रेड पेबल इज अमाउंट पेबल on account of goods purchased or service taken in the normal course of business। क्या मतलब, जेठालाल था, उसने क्या कहा था, सोहन से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, और उसे पे करना था अमाउंट पेबल।
पे किया नहीं था, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया था, बाद में उसे पे करता। तो जेठालाल के लिए वो सोहन क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि उसको पे करना है अमाउंट। ठीक है, और हो सकता है कि सर्विस भी ले। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में सर्विस की जरूरत हो, कोई भी, जैसे कि कुछ मशीन हो सकता है कि कोई बोर्ड लगा इलेक्ट्रॉनिक, वो खराब हो गया हो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजली ठीक करने वाले होते हैं उसको बुलाते हैं, वो ठीक करके जाता है, तो वो क्या सर्विस देके गया, अभी हमने उसे अमाउंट पे नहीं किया, बिजनेस का ही काम में क्या है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आया, ठीक करके चला गया, अभी हमने उसको पे नहीं किया, सर्विस देके तो गया। वही तो है, ट्रेड पेबल इज अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये इंक्लूड करता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स जिससे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर, तो वो हो गया क्रेडिटर, बाद में हम उसे अमाउंट पे कर देंगे। अब जो कि जेठालाल ने क्या किया था, सोहन से परचेज किया था, तो उसके लिए क्रेडिटर है। अब मान लो जेठालाल एक बिल बना दे, उसमें लिख दे आई विल हैव पे अमाउंट, जितना भी लिख रखा है 10,000 20,000 टू सोहन ऑन और आफ्टर 3 मंथ, और उस पे ना अपना सिग्नेचर कर दे खुद का जेठालाल, या जो गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक है उस बेस पे अगर वो सील लगा दे या सिग्नेचर कर दे, वो पर्सन सिग्नेचर कर देगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, जेठालाल के लिए बिल्स पेबल। दोनों में डिफरेंट है, समझ गए। देखो ट्रेड पेबल इंक्लूड करता है बोथ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर द पर्सन फ्रॉम whom we have purchased goods on credit is called creditors। इसमें बिल नहीं बना है, सिर्फ गुड्स परचेज कर लिया, अब उसको पेमेंट कर देंगे हम बाद में। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिटर। बिल्स पेबल द पर्सन फ्रॉम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, प्लस दो चीज है इसमें, क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर ही रहे हैं, साथ में गॉट इट साइंड ऑन अ बिल, मतलब उस बिल पे सिग्नेचर भी होना चाहिए, जिसमें मैंने कहा था बिल जो होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसे। ठीक है बच्चा, तो गॉट इट साइंड ऑन अ बिल दैट बिल्स इज आवर बिल्स पेबल। समझ गए, अगर सिर्फ क्रेडिट पे कर लिया बाद में उसे पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे कोई बिल नहीं बनाया तो क्रेडिटर हो गया, पर क्रेडिट पे गुड्स तो हमने परचेज किया ही किया, साथ में उसमें सिग्नेचर भी हमने कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मतलब जेठालाल के लिए उसमें सिग्नेचर कर दिया तो वो क्या हो गया, उसके लिए बिल्स। तो दोनों ही इंक्लूड करके क्या बनता है, ट्रेड पेबल्स। तो क्या आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म करें, बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप सब बच्चे, मैं एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आसपास की जो दिखते रहते हैं उसी से मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। आप सीरियल देखते हो जेठालाल का, उससे मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए और समझ में भी आ जाए, सही है ना। तो नेक्स्ट टर्म पे चले, अगर समझ में आगे बढ़े आ जाए। मैं तो आपको भूल ही गई थी, मैंने बोला था ना स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों की डिफरेंट बताऊंगी, मैं तो वहां पे बताई नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ आपको। देखो अब फर्नीचर एक बिजनेस जो है, फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे वुड, ये लकड़ी जो कि इन्वेंट्री है, ये रॉ मटेरियल। ओके बच्चा, हाफ मेड चेयर, लकड़ी लाए तो वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल, तो ये हो गया इन्वेंट्री। लास्ट टाइम में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बच गया तो वो हो गया रॉ मटेरियल। अब है हाफ मेड चेयर, कुछ फिनिशिंग सब बच गया होगा लास्ट टाइम में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हो गया वर्क इन प्रोसेस। तो ये WIP, ये क्या हो गया, इन्वेंट्री ऑफ WIP। रेडी चेयर, अब मान लो कुछ रेडी हो गए गुड्स, चेयर लकड़ी लाए, फिर उसमें से कुछ WIP में चल रहे प्रोसेस में हुआ, कुछ रेडी हो गए, तो अब रेडी गुड्स हो गया, उसे हम क्या करेंगे, क्योंकि वो क्या रेडी फॉर सेल ऑफ कस्टमर, बेचने के लिए कंप्लीट है वो, अब उसमें कुछ भी काम नहीं बचा है, तो इसे हम कहते हैं स्टॉक प्लस इन्वेंट्री।
समझ में आया आपको? रॉ मटेरियल जो था वो इन्वेंट्री का पार्ट था, WIP वर्क इन प्रोसेस वो इन्वेंट्री का पार्ट था, बट जो रेडी हो गया वो स्टॉक प्लस इन्वेंट्री भी है। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिए तो स्टॉक जो है एक नैरो वर्ड है, बट इन्वेंट्री जो है वाइडर टर्म है। देखो, सो ऑल स्टॉक इज इन्वेंट्री, सारे स्टॉक इन्वेंट्री हो सकता है, बट ऑल इन्वेंट्री इज नॉट स्टॉक। पर इन्वेंट्री जो है स्टॉक नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि इन्वेंट्री इंक्लूड करता है स्टॉक को। तो इन्वेंट्री क्या हो गया? वाइडर टर्म, और स्टॉक क्या हो गया? नैरो टर्म। समझ में आ गया आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे? इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वहां पे पता नहीं कैसे मैं भूल गई, तो मैं सोची यहीं पे आपको बता दूं। तो ये समझ में आ गए तो बच्चे आगे करें, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे चले। ये पढ़ने से पहले चलो आप ये सब बताओ बच्चे, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिसे कॉमर्स लेना नहीं था फिर भी पेरेंट्स ने दिला दिया? हो सकता है कि मेरे बच्चे CA बने, BBA करे, MBA बने, CMA का कोर्स करे, CS बने। हो सकता है किसी किसी पेरेंट्स का सपना होता है जो कि कॉमर्स उनको नहीं लेने का मन होता है, आर्ट्स में जाने का मन होता है या साइंस में, फिर भी वो कॉमर्स लेते हैं, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। और और कितने बच्चे हैं, और कौन से वो बच्चे हैं जो फ्रेंड के झुंड में लिए कॉमर्स? मेरे दोस्त भी ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसे करते हैं, है ना? चलो ठीक है, ले भी लिया। और बच्चे जिनको नहीं लेना था कॉमर्स फिर भी पेरेंट्स ने कॉमर्स दिला दिया, और जो बच्चे दोस्तों के झुंड में आए कॉमर्स में, अब आ तो गए, स्ट्रीम तो ले लिया। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, चेंज होता है। 11वीं के बाद अगर 12वीं में भी चाहते हो तो चेंज हो सकता है। 12वीं के बाद भी अगर चाहते हो कि नहीं मुझे ना कॉमर्स नहीं लेना है, अब क्या करना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है। क्योंकि कई मैंने देखा है, मैं बोलती हूँ CA में भी कई बच्चे देखा है कि साइंस में थे, 11 12 साइंस में किए, बट है ना अब CA की तैयारी कर रहे, फाउंडेशन। वो साइंस वाले बच्चे अब कॉमर्स के फील्ड में आ गए, स्ट्रीम में आ गए, और फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटर। अब वो मतलब कई तो CA है भी, होता है, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। बट अब जो आपने ले लिया 11 12 तो करने ही पड़ेंगे, तो अच्छे से समझो, समझना है। अकाउंट तो वैसे भी मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एक एक वर्ड। हाँ कहीं कहीं जगह गलती हो जाती है, बट वहां पे मैं क्या करती हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज मैं समझा रही हूँ, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मत सोचो कि नहीं ये हमने आर्ट्स लेना था आर्ट्स लिया नहीं, साइंस लेना था नहीं लिया। जो भी अब आपने चॉइस किया है, आपकी फैमिली ने बोला है, जो फ्रेंड के झुंड में लिए हो, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा, पास तो होना ही है। तो फिर टेंशन किस चीज का, टेंशन मत लो आपसे बिल्कुल भी। इंजॉय, मस्त मजे में पढ़ो। ऐसे नहीं कि बोरिंग सी जिंदगी बना लो, सिर्फ पढ़ना है, किसी से मिलना नहीं है, होते हैं कई बच्चों के साथ में। तो मैं तो बोलती हूँ कि पढ़ाई इंजॉय के साथ करो। अगर आप मूवी देख रहे हो तो मूवी देखो उस टाइम, अगर आप खेल रहे हो तो खेलो, मोबाइल देख रहे हो तो उस टाइम मोबाइल देखो, पर जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, दूसरा काम नहीं। जिंदगी बिल्कुल मजे से जीना चाहिए। हफ्ते में एक ऐसा दिन रखना चाहिए, जैसे कि संडे है, संडे को आपकी स्कूल की छुट्टियां रहती है, दिन खूब सो, मजे करो। पर हाँ ये नहीं कि आप होमवर्क छोड़ दे, तो पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जैसे कि संडे आपको छुट्टी, तो मजे करोगे, खूब खाओ पियो, सो, मूवी देखना है मूवी देखो, पर रहना चाहिए जिंदगी में, मजे करने चाहिए। बोरिंग लाइफ मत बनाना बच्चों बस। ठीक है, चलो अब टॉपिक पे आ जाते, बात ही नहीं करना है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो क्या नाम था, जेठालाल, उन्होंने मोहन को क्रेडिट पे सेल किया था। हो सकता है कि मोहन है ना पैसे ही ना दे, या जो 10,000 का सेल किया था उसमें से 5,000 दे दिया, 5,000 अभी भी बाकी है, पार्टली ना दिया हो, ना देता हो, कुछ रीजन हो सकता है, या कुछ फाइनेंशियल पोजीशन ही खराब हो उसका, नहीं दे रहा हो।
या मना कर दे मैं तो नहीं दूंगा पैसे, तो ये क्या हो गया? क्या वो गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक के लिए बैड डेब्ट्स नहीं हो गया? उसके लिए एक तरीके से वो खर्चा हुआ एक्सपेंसेस हो गया उसके लिए बैड डेब्ट्स। देखो, व्हेन द अमाउंट बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर इज टर्म्ड एज बैड डेब्ट्स। ठीक है, गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक जो जिसका डेटर था मोहन, उसने पैसे नहीं दिए, पेमेंट ही नहीं किया, बोला मैं तो नहीं दूंगा, या कुछ पैसे मान लो 10,000 से 5,000 दे दिए, 5,000 नहीं दिए, तो वो गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया, अब उसको नहीं मिलेंगे पैसे। देखो, इट इज ए बिजनेस लॉस, तो ये क्या है? बिजनेस के लिए लॉस हो गया ना। मान लो 10,000 ही नहीं दिया तो जो 10,000 आने वाले थे वो आया ही नहीं, या 5,000 दे दिया 5,000 आया ही नहीं, तो बिजनेस के लिए ये लॉस हो गया। इस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंसिव। ये तो अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, आगे अभी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सीखोगे, सारे के सारे टर्म्स अभी आपको समझ में आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ समझ लो कि ये एक बिजनेस लॉसेस है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंसिव। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। आपको रूल्स भी तो पढ़ना है, गोल्डन रूल्स, मॉडर्न अप्रोच, ये सारे के सारे उसमें समझ में आ जाएगा क्यों लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट या बैंकक्रप्टी। ये क्या है? वो पर्सन जो कैपेबल नहीं है अमाउंट देने के लिए, जैसे कि मोहन, वो क्या है? कैपेबल नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता है, वो एक इंस्टॉलमेंट या बैंकक्रप्टी पर्सन हो गया। देखो, इंस्टॉलमेंट बैंकक्रप्ट, द पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू पे द अमाउंट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट या बैंकक्रप्ट। समझ गए? तो फिर इंस्टॉलमेंट वो जो समय समय से पैसे पे कर देता है सॉरी इंस्टॉलमेंट। अब पर्सन और एन एंटरप्राइजेस, हो सकता है पर्सन भी और कोई एंटरप्राइजेस, क्या एक कंपनी से दूसरी कंपनी के ट्रांजेक्शन नहीं चलते ऑफ कोर्स चलते हैं। तो अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट, पोजिशन मतलब पैसे देने की कैपेबल है, इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। तो समझ गए बच्चे, बैड डेट, इंस्टॉलमेंट और बैंकक्रप्टी, इंस्टॉलमेंट। तो अब नेक्स्ट, ये समझ में आ गया अगर आपको टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स, तो आगे बढ़े। आज चैप्टर कंप्लीट करना है अपने को, अब ज्यादा नहीं बचा है, कितना 26 हो गए ना, से 7 और हो गए। आपके जो कोर्स में ना ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, मुझे लगता है कि 20 या 25 इतने ही होंगे कोर्स में दे रखे हैं आपके सिलेबस में, पर मैं और भी सारी चीज करवा रही हूँ क्योंकि ये वर्ड सारे यूज में आने वाले हैं। तो क्यों ना बेसिक टर्म को अच्छे से, और भी जो वर्ड्स है आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, अभी क्यों ना क्लियर करवा दूं मैं आपको। सही है ना बच्चा? इसीलिए तो आपके कोर्स में 15 से 20-25 होंगे ज्यादा से ज्यादा, पर मैं फिर भी आपको 35 या 36 टर्म्स करवाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अकाउंटिंग करोगे ना, वो सारे वर्ड्स आने वाले हैं। तो आगे बढ़िए। अब डिस्काउंट मीन्स, देखो, द डिफरेंट बिटवीन इन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब एमआरपी, जिसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। मार्केट जाते हो, कोई भी सामान लेकर के आते हो तो एमआरपी रेट लिखा रहता है ना 400, ठीक है। आप जब सेलर के पास जाते हो तो जरूर एमआरपी रेट पे अक्सर सामान नहीं देते हैं, उससे कम पे ही देते हैं। 400 का सामान है तो आपको 350 में दे देते हैं, 320 में दे देते हैं, 380 में दे देते हैं। तो जो एमआरपी प्राइस है 400 और सेल किया है सेलर ने आपको 380 में, तो 20 रुपए का क्या हो गया? यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। समझ में आ गए? तो ये द डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब एमआरपी, लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ डिस्काउंट, 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है
और एक कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। अच्छा, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो बड़े बड़े बैनर पे लिखा रहता है ना 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 55% डिस्काउंट। ये देखा होगा आपने। कहीं कहीं तो हद कर देता है 90% डिस्काउंट। हम जहाँ रहते हैं उसके जस्ट सामने एक सेल लगता है, वहां पे 90% डिस्काउंट। मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई तो बेचते क्यों हो मार 90% डिस्काउंट। जो चीज मार्केट में 100 रुपए का मिलता है ना, उसे तो पहले 1000 रुपए कर देते हैं वो लोग। 100 रुपए चीज का 1000 रुपए कर देते हैं, फिर बोलते हैं 90% डिस्काउंट। तो अब बड़े बड़े बैनर पे देखा होगा ना आपने 30%, 20%, 50%। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि दिया जाता है क्यों? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। इट इज गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है। इट इज गिवन एट फिक्स रेट। फिक्स रेट रहता है 30%, 20%, 50%, 80%। ये क्या? फिक्स रेट है। इट इज गिवन इन कैश सेल और ऑन इवन ऑन क्रेडिट सेल। ये ना ट्रेड डिस्काउंट दोनों, चाहे कैश सेल हो या चाहे क्रेडिट सेल, दोनों पे ही ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। इट इज नेवर शो और रिकॉर्डेड इन जनरल। याद रखना बच्चे, आप आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, जनरल सब करोगे, आगे और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी रहता है, कैश डिस्काउंट भी दिया रहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन जनरल। नेवर शो, कभी भी नहीं दिखाते ट्रेड डिस्काउंट को। याद रखना ये। कैश डिस्काउंट, इट इज गिवन टू गेट अ प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी। अब मार्केट गए या बिजनेस में कोई चीज 500 का है, ठीक है, तो वहां पे सेलर क्या कहता है? आप क्रेडिट पे ले जा रहे, सेलर क्या कहते हैं? 50 रुपए ऑफ कर दिया, आप इन्हें 450 दे दो, अभी दे दो भाई। तो जल्दी पैसे लेने के लिए प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि जल्दी पैसे मिल जाए। या कुछ रेट आप सेल करने गए, मतलब सॉरी परचेज करने गए कोई सामान मार्केट में जो कि 1000 का था, ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं? आप ले लो सामान, मैं ना 2% से डिस्काउंट दे दूंगा। यहाँ पे फिक्स नहीं है, उन्होंने अपनी मन से लगा 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो आप ये ले जाओ। तो क्या चाहते हैं कि पैसे जल्दी मिल जाए। इट इज गिवन टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसे, ताकि प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी मिल जाना। देयर इज नो फिक्स रेट, यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है। मैंने क्या कहा? मार्केट गए, 500 रुपए के सामान लिए, 50 रुपए ऑफ कर दिए, 450 दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स रेट नहीं है। या मार्केट गए और कुछ गुड्स परचेज किया, तो वहां पे सेलर क्या कहता है? जल्दी पैसे, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल जाए, उधार पे ना रखे, तो 2% डिस्काउंट दे दो, बड़ा भी कहते तो आप। तो ये क्या है? यहाँ पे फिक्स रेट नहीं है, देयर इज नो फिक्स रेट। कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली इन कैश ट्रांजेक्शन। आप ये बताओ, सबसे पहले ऊपर बोलो ना, इट इज गिवन टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, वो पैसा जल्दी के लिए तो वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो क्रेडिट पे कैसे देगा? क्रेडिट पे अगर ले ही जा रहे हो तो बोलेगा, तो सिर्फ कैश सेल पे, ताकि इसे क्रेडिट पे ना देना पड़े। तो कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली कैश ट्रांजेक्शन, बट ट्रेड डिस्काउंट कैश पे भी मिल रहा था और क्रेडिट पे भी मिल रहा था, ठीक है। इट इज ऑलवेज, याद रखना, कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ऑलवेज शो या रिकॉर्डेड इन जनरल। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और कैश डिस्काउंट जो हो गया वो एक सेलर के लिए एक्सपेंसिस है, क्योंकि 500 का जो सामान वो बेचेगा वो आपको 450 में दे रहा है। 50 रुपए के लिए 50 रुपए उस सेलर के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, एक्सपेंसिस हो गया। समझ गए? तो ये डिस्काउंट अच्छे से आप एक बार कर लेना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। डिस्काउंट का मतलब क्या है? टाइप ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा, बोलेगा इतने गुड्स उन्होंने सेल किया, या सेल किया तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट इतना था, कैश डिस्काउंट इतना है। तो याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया बच्चे? आ गया तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट बच्चे देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स, चलो आपको घर की एक एग्जांपल बताती हूँ।
घर में जैसे कभी के बाद फैन खराब हो जाता है, या स्विच वाली बटन होता है ना, बोर्ड, वो खराब हो जाता है, या टीवी, तो छोटे मोटे सामान घर में रखते हैं ना उसको ठीक करने के लिए। ग्लास हो गया, पेचकस हो गया, स्क्रू, ये सब क्या है, सामान रखते हो ना घर में ठीक करने के लिए, ताकि कोई चीज खराब हो जाए तो हम नॉर्मली ठीक तो कर देते हैं। कई बार अगर ज्यादा हो तो ठीक नहीं होता है तो हम बुलाते हैं बाहर से कि ठीक कर दो भैया। पर छोटी छोटी चीजें तो हम भी ठीक कर सकते हैं। मान लो कि स्विच वाले बोर्ड की एक पेच निकल गया, तो क्या उसे हम पेचकस से सही नहीं कर सकते? करते हैं कि नहीं करते? वैसे ही बिजनेस में हैवी हैवी मशीन होती, करोड़ों की मशीनें होती है, लाखों की मशीनें होती है, उसमें छोटी मोटी क्या खराबी हो जाती है, उसके लिए क्या करते हैं, ये स्टोरेज स्टोर बना के रखते हैं। उसमें जैसे कि कोई रूल्स टूल्स हो गए, रूल्स टूल्स में तो उसके सामान को रखना, छोटे छोटे कील हो गए, स्क्रू हो गया, ये सारे उसके सामान को रखते संभाल करके स्टोरेज में। ग्रीस तेल हो गया, ग्रीस होता है ना, ग्रीस तेल जो आपने देखा होगा साइकिल में डालते हैं। एक जैसे कि एक और है स्पेयर पार्ट ऑफ मशीनरी, ये सारे एक जहां इकट्ठा करके रखते हैं ना, उसे स्टोरेज कहते हैं। ये देखो, द टर्म स्टोरेज इज यूज टू डिनोट मटेरियल held by enterprises for the purpose of consumption of the business, बिजनेस के कंजप्शन के लिए, नोट फॉर रीसेल। जैसे कि लुब्रिकेट, लुब्रिकेट में क्या, ग्रीस हो गया, तेल, ये सब जो रखते हैं ना मशीन के तेल, मशीन में डालने वाले तेल, वो हो गया। स्पेयर पार्ट ऑफ मशीनरी, कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं तो उसको लगा, चाहे लैपटॉप जो ठीक करने वाले होते हैं उनको बुला करके ठीक करवाते हैं। जब आपके पास कोई सामान पड़ा होगा तभी तो आप ठीक करवा लोगे ना। तो स्पेयर पार्ट ऑफ मशीनरी, रूल्स टूल्स एक्सेट्रा, ये सारे जहां पे इकट्ठे किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसे स्टोरेज कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, मैन्युफैक्चरर, जिसमें करोड़ों की मशीन, हैवी हैवी मशीन रखे जाते हैं, वहां पे स्टोरेज तो होते ही है बच्चे। ओके, समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट नंबर है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बताया था एक जगह आपको, हिंदी आता ना, 10 लाख का सेल किया, 10 लाख का हमने सेल किया, तो अगर कोई पूछे कि आज का रेवेन्यू कितना हुआ, तो बोलेगा 10 लाख। जो 10 लाख का सेल किया वो सेल तो हो ही गया। अगर हम देखें तो अगर उसको टर्म में बोले तो रेवेन्यू कितना हो गया, देख अच्छे से समझा दो आपको। रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द मनी अ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच करके अर्न करता है, और प्रोवाइडिंग सर्विस, हो सकता है कि जैसे होटल सब है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उनके लिए क्या है, रूम रूम ऑर्डर करते हैं तो उनके लिए मेन रिसोर्स क्या हो गया, रूम देते हैं। उनसे जो पैसा आता है कस्टमर से, वो क्या हो गया, उनके लिए रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द मनी ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। इट इज रिलेटेड विथ डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ये तो रेगुलर काम है, सही क्या? सेल करना बिजनेस का पर डे का काम हो गया, डे टू डे बिजनेस का काम है ये। एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर इन नेचर। समझ में आ गया बच्चे आपको? रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू में सॉरी रेवेन्यू समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पूरे साल में, अकाउंटिंग पीरियड में या फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना सेल किया, वो हो गया टर्नओवर। अच्छा पूछते ना, इस कंपनी का इस साल का टर्नओवर कितना रहा, सुना ही होगा आपने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुना होगा कि रिलायंस का इस बार कितना टर्नओवर हुआ, साल भर का देखते हैं ना टर्नओवर कितना हुआ। अडानी का जो फॉर्चून है, जो ऑयल का काम करते हैं, ऑयल ऑयल फॉर्चून का ऑयल आता है ना, देखा होगा ना आपने। पूछते ना, इनका इस बार का कितना रेवेन्यू रहा, कितना टर्नओवर रहा, सो टर्नओवर कितना रहा, टर्नओवर मतलब पूरे साल का, सॉरी पूरे साल का कितना सेल किया उन्होंने, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसे ही टर्नओवर कहते हैं। देखो टर्नओवर, टर्नओवर मींस टोटल सेल मेड, सॉरी बच्चा, टोटल सेल मेड
इन अ अकाउंटिंग पीरियड। समझ गए? पूरे साल में जितना सेल किया, वो जितने भी पूरा रेवेन्यू पूरे साल में हुआ, उसे कहते हैं टर्नओवर। समझ में आएगी बच्चे? तो आगे करें। अब ज्यादा देर करनी, 5-10 मिनट और क्लास, फिर ये क्लास आपका मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम करने वाले चैप्टर नंबर 1। आगे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स कई जगह क्या हॉर्स का देखा है आपने, जहां पे रेसेस होते हैं ना। तो जो रेसेस करते हैं, क्या वो जो परचेस करके लाते होंगे घोड़े को, या बचपन से पालते भी होंगे। हॉर्स क्या रख रखा है किसके लिए? बेचने की पर्पस से, बेचने के लिए, रीसेल की पर्पस से हॉर्स को। जैसे देखेंगे बता दो तो, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्स, कैटल्स में मवेशी हो गया, हॉर्सेज आर नॉन एज लाइव स्टॉक। जो हॉर्स को सेल करता है, सही, पहले पाल पोस करके उसको बड़ा करता है, फिर अच्छे दामों में उसको बेचता है कस्टमर को। तो जो उसको बेच रहा है, वो उस ऑनर के लिए क्या हो गया? स्टॉक हो गया। उसका काम क्या है? ठीक है, पाल पोस के बड़ा करना, अच्छे से खिलाना पिलाना, जैसे बड़े हो गए तो कस्टमर को बेच देना। जो उसका हॉर्स है, उस ऑनर के लिए क्या हो गया? लाइव स्टॉक। सही है बच्चे? तो डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्स आर नॉन एज लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट money employed or deployed in anything like share, debenture, etc. to generate returns। मतलब सुना तो होगा, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं शेयर में, डिवेंचर में। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से क्या मिलता है? रिटर्न, जो मतलब टू जनरेट रिटर्न। शेयर में इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है? डिविडेंड। सही है? आगे पढ़ो क्या बच्चे, डिविडेंड क्या होता है, कई बच्चों को तो पता भी होगा। और डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से फिक्स रेट से इंटरेस्ट आता है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? मनी को एम्प्लॉयड करना या डिप्लॉयड करना, ताकि कुछ उससे अर्निंग आए हर महीने। सही है? मनी एम्प्लॉयड और डिप्लॉयड इन एनीथिंग लाइक शेयर, डिवेंचर एक्सेट्रा, और भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं टू जनरेट रिटर्न। ठीक है? तो शेयर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, और डिवेंचर में करते हैं तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, द बुक्स ऑफ जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। आपका तो जो पहला टॉपिक प्रैक्टिकल चालू होगा वो तो जनरल एंट्री है। और जनरल एंट्री करोगे तो उसमें क्या होता है? बिजनेस में 2 तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो उसमें से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे ही एंट्री कहते हैं। अभी जो चैप्टर वन करेंगे ना, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके बच्चों, आगे। और वैसे तो जनरल एंट्री जो चैप्टर है ना, उसमें ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा बेसिक जो है ना, वही भी बच्चों का क्लियर होता है, डेबिट क्रेडिट का। रिबेट। रिबेट, अब ये रिबेट क्या है? इसमें क्या होता है? देखो, डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो है एट द टाइम ऑफ सेल, सही है, या तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ सेल जो दिया जाता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। क्या सेल करने के बावजूद भी मिलता है? सेल करने के बाद जो डिस्काउंट मिलता है ना, उसे डिस्काउंट नहीं कहते, उसे रिबेट कहते हैं। तो सेल के समय में या उससे पहले बात हो जाता है कस्टमर और सेलर में कि कितने का छूट दिया जाएगा, तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। सेल करने के बाद अगर डिस्कशन चलता है कितने % का छूट देना है, तो उसे रिबेट कहते हैं।
ये क्यों हो सकता है? या तो हो सकता है कि एग्रीमेंट बना लिया हो उन्होंने कि आगे जाकर के इतने सेल करेंगे, जब हो पेमेंट होने के बाद तो इतने परसेंट का डिस्काउंट देंगे। या हो सकता है कि जब बल्क में परचेज करते हैं उस केस में भी होता है, क्वालिटी इश्यू आ जाए। हो सकता है कि जो कस्टमर को जैसा क्वालिटी था वैसा सेलर ने दिया नहीं, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्वालिटी इशू है, यहाँ पे डिफेक्टिव है, तो एक काम करना, 5,000 का सामान है, 5,000 का सामान है, इसे 4,000 में डील पक्का कर लेते हैं, 1,000 आप वापस रख लो। तो 5,000 कस्टमर से लिया था, 1,000 वापस दे दिया, तो 1,000 जो वापस दिया है ना, वो रिबेट हो गया। आप देखते हैं रिबेट, रिबेट मीन्स रिडक्शन और रिटर्न ऑफ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑलरेडी पेड और पेबल, या तो पे कर दिया है या पेबल है, यूजुअली गिवन एज कंसेशन और इंसेंटिव। ठीक है बच्चा, इट मे बी अलाउड, ये क्यों दिया जाता है? या तो अर्लियर पेमेंट के केस में भी दिया जा सकता है, बल्क परचेज कर लिया हो, या क्वालिटी इशू हो। तो क्या आपको ये टर्म समझ में आ गए अच्छे से? तो आगे बढ़े, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी अच्छे से जानते होंगे। मार्केट में कोई भी सामान अगर परचेज करने जाते हो तो क्या उस पर जीएसटी लिखा रहता है? 2.5%, 1%, सीजीएसटी, एसजीएसटी लिखा होता है। कभी देखा है आपने? एमआरपी, एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। कोई भी सामान अगर परचेज किया, बिस्किट भी परचेज किया, या कोई भी ग्रोसरीज में भी कोई सामान लेने गए, या आप चिप्स खाए, कुरकुरा खाए, एमआरपी लिखा रहता है उसमें, ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस। कहीं पे तो डिटेल में लिखा रहता है 2.5% सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी। ये जीएसटी है और इसका एक ही नारा है, वन मार्केट वन टैक्स, या वन नेशन कह दो, वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। पहले काफी सारे टैक्सेस थे, उसके वजह से क्या था कि प्राइस बढ़ते जाते थे, प्राइस पे टैक्स लगा दिया, फिर दूसरा टैक्स लग जाता था। इससे क्या है, प्राइस गुड्स के ज्यादा बढ़ जाते थे। सही है, इससे महंगाई बढ़ती थी। यहाँ पे जीएसटी आने के बाद ऐसा नहीं, अगर एक बार किसी भी प्रोडक्ट पे जीएसटी हो गया, जीएसटी लग गया, तो उसके बाद दूसरा टैक्स नहीं लगता है। देखो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज अ सिंगल indirect tax charged on the supply of goods and services. It replaced किया गया है many old tax, जैसे कि लाइक वेट, सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी एक्सेट्रा। मैम इनडायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स सुना होगा ना आपने? इनकम टैक्स वो तो होता है डायरेक्ट टैक्स जो एक पर्सन पे लगता है, जिसकी अर्निंग कुछ स्लैब रेट रहता है कि अगर इतने से ज्यादा अगर उनकी अर्निंग हो गया पर एनम मतलब एनुअली, तो उनको पे करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ स्लैब रेट रहता है, 5%, 2%, वो रेट बना हुआ रहता है टैक्सेस में। तो एक पर्सन को अगर डायरेक्टली अगर एक पर्सन पे लग जाता है टैक्स पे करना है, तो उसके तो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अर्निंग 12 लाख, ठीक है, पर एनम, तो कुछ स्लैब रेट है कि चलो 3 लाख तक की अर्निंग पे कोई भी रेट नहीं लगेगा टैक्सेस का। उसके बाद 3 to 5 लाख है, उस पर 5% लगेगा, 5 to 7 लाख है, उस पर 10% लगेगा, ठीक है। फिर 7 to 10 लाख है, उस पर 15% लगेगा, 10 to 12 लाख है, उस पे दोनों की डिफरेंट लेते हैं, उस पे 20% लगेगा। तो जो भी टैक्सेस होगा कैलकुलेशन करके वो मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स बोलते हैं। और जीएसटी सबको पे करना पड़ता है, चाहे आप जाओ मैं जाओ, कोई भी मार्केट से अगर गुड्स परचेज करता है तो सबको पे करना पड़ता है इनडायरेक्टली। तो यह इसलिए से बोलते हैं इट इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। It is replace many old tax like VAT, service tax, exercise duty, etc. समझ में आ गया बच्चे आप सबको?
क्या होता है। और ये तो आपने सुना होगा, CGST, SGST, IGST, ये सारे के सारे ये 3 पार्ट में होते हैं। CGST, SGST और IGST। ये तो दो तो होते हैं, जो एक ये जो स्टेट लेवल पे काम करता है, और IGST जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। अब इतने ब्रॉडली में नहीं जाना है जीएसटी पर, तो आजकल तो जीएसटी का जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बढ़ता ही जा रहा है जीएसटी। तो इतने ब्रॉडली में नहीं जाना, जितना टर्म है बस आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस डेफिनेशन याद कर लेना। इट इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। It replace many all tax like VAT, service tax, excise duty, etc. Voucher. Voucher means, voucher is a written document, या तो ये written document और proof that support a business transaction, ठीक है। और ये प्रूफ है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हुआ है। जैसे इट शो दैट अ ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। मतलब जब जेठालाल सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहा था, तो क्या वो बिल नहीं बना हुआ सप्लाई ने की, इसने मुझसे इतने का गुड्स परचेज किया, इतने क्वांटिटी में किया, एक बिल बनाया होगा। चलो ये छोड़ो, आप जब कोई सामान बेचने जाते हो, सॉरी बेचने क्या, परचेज करने जाते हो ग्रोसरीज में, तो वो भी एक अंकल जी ना बिल बना के जाते हैं। मम्मी राशन का चिट्ठी बना देती है इतना बड़ा, फिर लेके जाते हैं, फिर वहां पे ना वो प्राइस लिखे रहते हैं, इतने 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 का सामान आया, फिर चेक भी करते हैं। तो एक सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, इतने का प्राइस हुआ, सही में पता चलेगा ना कि ग्रोसरी से हम इतने का सामान लेकर के आए, सारे आइटम का इतना इतना प्राइस है। तो वैसे ही अगर जेठालाल सोहन से परचेज किया गुड्स, तो वहां पे सप्लायर ने एक बिल बनाया होगा, कितने क्वांटिटी इतने रुपए में जो जेठालाल को बेचा उसने। जब जेठालाल ने मोहन को बेचा होगा, तो उसने भी एक बिल बना के दिया होगा मोहन को। तो यहाँ पता चल रहा है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये जो एक बिल बना रहे हैं ना, ये क्या हो गया, एक सपोर्टिव एविडेंस कि हाँ सही में जेठालाल ने सप्लायर से परचेज किया है गुड्स, और जेठालाल ने मोहन को गुड्स बेचा है। तो एक सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए, कॉन्क्लूसिव बोलते हैं ना, कॉन्क्लूसिव एविडेंस होना जरूरी है, उसे ही तो वॉचर कहते हैं। वैसे आपका चैप्टर अलग से है, वॉचर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, वॉचर चैप्टर ही अलग है। उसमें देखेंगे कितने टाइप्स के वॉचर है, अच्छे से उसके बारे में समझेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लो। वॉचर एक जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट है, या एक प्रूफ है, सपोर्ट देता है कि सही में बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। इट इज सो दैट ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली टेकन, सही में जो ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है कि सेल ना हमने परचेज सप्लायर से 10 लाख का किया है और सेल 20 लाख का किया है। तो इसके लिए ना एविडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बिना एविडेंस का तो मानेंगे ही नहीं कि आपने इतना परचेज किया है, इतना सेल किया है। आपका चैप्टर आएगा वॉचर, उसमें और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। आपका चैप्टर हो गया खत्म। सॉरी खत्म नहीं कहते, सब खत्म मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाना, कंप्लीट, एक पॉजिटिव वाइब्स होता है। तो आज के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से अकाउंटिंग टर्म समझ में आ गया। आपने अकाउंटिंग टर्म पढ़ लिया ना अच्छे से, तो अब चैप्टर 1 जो मैं करवाऊंगी, मीनिंग, स्कोप और नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये वाले जो आपको चैप्टर करवाऊंगी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसलिए मैंने चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझा दिया, ताकि आप जो मैं आपको चैप्टर 1 करवाऊंगी, वहां पे डेफिनेशन करवाऊंगी, वहां पे समझाऊंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।